Radio City Originals. Oh, he's gonna what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean ball. Was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind, and he's given it. अरे बंद कर रे। It's not a cricket podcast. हे गाइस, हाउ यू डूइंग? रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी हमराज बौराई को, शो पर जिसका नाम है नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट। एक ऐसा शो जहां हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ खिलाड़ियों को और उनसे जानेंगे उनके खेल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन पल और कुछ किस्से। और आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है वेटरन इंडियन हॉकी प्लेयर द लेजेंड मीर रंजन नेगी। नेगी जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद हमराज, so honored to be on your show. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरू करते हैं, आपने हॉकी ही क्यों चुना? मेरे पिताजी जो थे वो एक टीचर थे, उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, पहाड़ से थे और कई बार जो एक पिता होता है वो अपने जो उनके सपने जो उसके पूरे नहीं होते हैं वो अपने बच्चे के अंदर देखने की कोशिश करता है। भी वो टीचर थे, मेरी माँ भी टीचर थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूं, मैं कोई खेल खेलूं। तो मुझे याद है, मुझे बचपन में अपने साथ में लेके जाया करते थे और बीइंग अ पहाड़ी, हमारे अंदर जो स्टेमिना है, जो एजिलिटी है वो इनबॉर्न रहती है। करेक्ट। जब मैं स्कूल्स में आया, कॉलेज में आया, तो मैं तकरीबन सभी खेल खेलता था। लेकिन जब मैंने हॉकी का दामन थामा तो उसके बाद में सारे खेल जो थे वो पीछे रह गए और मुझे लगा कि शायद हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें मैं अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो सर ये ऐसे क्या हुआ था आपके साथ, जैसे कि आपने कहा कि आप और भी सारे खेल खेला करते थे पर आपने हॉकी का दामन थामा, तो वो कौन शख्स थे जिन्होंने प्रोत्साहित किया? मैं कॉलेज में बैडमिंटन प्लेयर था, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था। ओके। हाँ, और मेरा फुटवर्क वगैरह बहुत अच्छा था। मैंने फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया, मेरा वॉलीबॉल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एथलीट था मैं, अपने कॉलेज का जो टॉप के 2-3 एथलीट थे उसमें मेरी गिनती होती थी। और जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया और स्पेशली जब मैंने गोलकीपिंग खेलना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि उसमें सारे खेलों का समावेश, उसमें फुटवर्क है गोलकीपिंग में, उसमें फुटबॉल की किकिंग है, उसमें वो जो मैं स्विमिंग करता था उसमें वो डाइविंग है, तो सब कुछ था उसके अंदर। तो बस जब हॉकी खेलना शुरू किया तो उस समय में हमारी टीम थोड़ी कमजोर हुआ करती थी और धड़ गोल हम लोग बचाया करते थे। दूसरी बात यह है कि उस जमाने में जो गोलकीपर्स हुआ करते थे वो हेलमेट नहीं पहनते थे। लोग शॉट मारते थे, नजदीक से चोट लगने का बहुत खतरा होता था, तो बहुत सारे गोलकीपर्स भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन हम लोग एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर हमारी बहादुरी हमारी पहचान, हमारे बहुत सारे लोग इसीलिए फौज में जाते हैं। डर जैसी कोई चीज कभी रही नहीं। आजकल तो आप देखते हैं गोलकीपर को पूरा एस्ट्रोनॉट बना रहता है, उसका हेलमेट रहता है, चेस्ट गार्ड रहता है, आर्म्स पूरा एकदम बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं। जब हमने खेलना शुरू किया तो ऐसा कोई शरीर का हिस्सा भी नहीं होगा जहां पर चोट नहीं लगी, दांत टूट गए, मुंह में लगी, इधर लगी। लेकिन हॉकी जो है उसका जो कीड़ा है वो एक बार आपको काट लेगा ना तो उससे बच पाना जो है वो बिल्कुल मुश्किल होता है। बिच्छू ने डंक मार दिया और ओके। आपने घर पे जब बताया कि मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ, और उस वक्त क्या रिएक्शन था? हॉकी जो है वो आज तो बहुत एक्सपेंसिव खेल हो गया है। आज हमारी एक हॉकी स्टिक जो है वो 10-12 हजार रुपए की आती है। जो हमारा गोलकीपर का किट है वो करीब 1-1.5 लाख रुपए का आता है मिनिमम। जो किट आते हैं ना बहुत महंगे हो गए। हॉकी का खेल अपने आप में एक बहुत महंगा खेल है, जैसे लोग कहते हैं गरीबों का खेल, लेकिन उस जमाने में इतना नहीं था। मेरी मम्मी थी, वो मेरे को लेके गई जब उनको मालूम पड़ा कि ये है, तो मैंने पहली हॉकी स्टिक जो है वो वेम्पायर की 30 रुपए की खरीदी थी। 30 रुपीज की मेरी मम्मी ने मेरे को हॉकी। तो जब हॉकी मेरे हाथ में आई तो मेरे को लगा कि मालूम नहीं क्या मेरे हाथ में आया, है ना, पूरी दुनिया आ गई मेरे पास। और मैंने उस हॉकी पे एक सपना देखा और मेहनत की, ईश्वर ने थोड़ा सा साथ भी दिया और इसीलिए बहुत ही जल्दी मैं भारतीय हॉकी टीम में आया। 5 साल मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, नंबर 1 गोलकीपर रहा, कभी भी नंबर 2 गोलकीपर नहीं रहा। बहुत अच्छे मैचेस में मैंने अपने हिंदुस्तान को हॉकी में गोल्ड मेडल जिताया।
खूब सारे मैचेस अपने दम पे जीत के दिखाए और बस इस किस्म से वो हॉकी का कैरियर जो था वो एकदम अपने उफान पे आ गया। सर, करियर की बात चल रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब फर्स्ट टाइम आपने टीम इंडिया की जर्सी पहनी तो उस वक्त कैसा लगा आपको? जब पहली बार मैं मैदान में गया तो वो समय ऐसा था कि जब पूरा स्टेडियम जो था वो हॉकी का स्टेडियम वो दर्शकों से खचाखच भरा रहा करता था। मतलब अगर अभी भी देखा जाए तो कई जगह हैं जैसे राजनांदगांव में वहां पर हॉकी के मैचेस होते हैं तो 40-50 हजार आदमी आना बहुत मामूली बात है। नेशनल स्टेडियम बहुत पूरा का पूरा खचाखच भरा रहता था। जो शिवाजी स्टेडियम है जहां पर हम लोग जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट खेलते थे वो स्टेडियम भी पूरा खचाखच भरा रहता है। ऐसे सारी की सारी जगह थी, पॉकेट्स थी। भोपाल एक पॉकेट था, हॉकी का गढ़ हुआ करता था और वहां पर भी जो ऐशबाग स्टेडियम है वो पूरा का पूरा मतलब तो वो माहौल बहुत जबरदस्त था। लेकिन जब पहली बार आप भारत की जर्सी पहन के मैदान में उतरते हैं तो वो जो प्रेशर रहता है उसको बताना बहुत मुश्किल। जो हॉकी के मेरे पैड्स थे वो उस जमाने में मेरे ख्याल से 10-10, 12-12 किलो के होंगे या हो सकता है थोड़े बहुत और कम, जो भी है। आजकल तो बहुत लाइट पैड्स आते हैं, उस जमाने में वो टीन के पैड्स उसमें रुई वगैरह भरते थे, वो पैड्स रहते थे। मुझे लगा कि मेरे पे कम से कम किसी ने 40-40 किलो के पैड्स बांध के रखे। इतना हैवी हो गए वो पैड्स। और जब मैंने इधर उधर देखा तो नर्वसनेस होती है। सारे के सारे लोग आपको देखते हैं, कूट करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार में ये जो दर्शक हैं ये आपको मजा देने लगते हैं, ये आपको एक अलग किस्म का जोश देने लगते हैं। एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। फिर जब दर्शक जितने ज्यादा हुआ करते थे मेरा परफॉर्मेंस उतना ही उभर के आता था। कई बार मुझे बेस्ट गोलकीपर का खिताब भी मिला। हाँ, आप तो हुई लेजेंड। मैंने कहा था आपको कि आपके इस गोलकीपिंग के लिए, आपके खेल के लिए आपको एक लेजेंडरी उपाधि भी दी गई है। तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जो आपने स्पोर्ट्स के लिए किया है वो सराहनीय है। इसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सर, मैं ये अभी जैसे कि हमने इस फर्स्ट डे वाले एपिसोड की बात की, तो क्या आपको अपना फर्स्ट मैच आज भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम गए थे इंडियन जर्सी पहनकर? इंडिया की जर्सी तो नहीं, लेकिन मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच भोपाल की टीम से खेला था। मुझे याद है कि हॉलैंड की टीम आई हुई थी और उनका मुकाबला जो था वो भोपाल 11 से हुआ। मेरे ख्याल से 1976-77 की कुछ बात है। और वहां वो पुलिस के मैदान के अंदर क्या लोगों का जोश और क्या जुनून, अमेजिंग। मतलब और जो ये है हॉलैंड, ये हॉकी का मक्का कहा जाता है। वहां पर खेलों का बहुत जबरदस्त, खासकर हॉकी का बहुत जबरदस्त माहौल है। तो पहली बार जब मैं वहां मैदान में गया तो मैं बता नहीं सकता, मतलब मैंने इतनी भीड़, इतना शोर गुल और इतनी आवाजें कभी सुनी नहीं थी। तो शायद मेरा वो पहला मैच था और मैं बहुत अच्छा नहीं खेला। हम लोग 3 या 4 गोल से उनसे हारे। मुझे लगता है कि मैं उसमें से कम 2 गोल तो बचा ही सकता था, लेकिन वो प्रेशर को मैं बर्दाश्त नहीं करता। और ये बहुत नेचुरल भी है, कोई भी नया खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसके साथ में होता है। उसके बाद में जब हम लोग जर्मनी के टूर पे गए 78 में, तो वहां पर मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे आत्मविश्वास आता है, आप एक्लिमेटाइज होते हैं अपने नए वातावरण में, अपने नए प्लेयर्स के साथ में, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छा रहा मेरा प्रदर्शन। वो तो है ही सर, तभी तो आप इतने बड़े खिलाड़ी हो। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप हॉकी के बारे में, मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज देखे, सुने, आपको लाइव भी सुना है मैंने। मुझे एक चीज जानना है कि वो कौन सी चीज है जो हॉकी को दूसरे स्पोर्ट्स से हट के दिखाती है, एक अलग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्लेड विद अ स्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैमिना तो हर गेम में जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बंदा भाग रहा होता है। हॉकी में अलग हो जाता है, हॉकी में बंदा झुक के भी भाग रहा है, स्टिक भी है हाथ में, काफी सारी डिफिकल्टीज होती है। तो वो कौन सी चीज है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसे अलग दिखाती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टैमिना एंड एवरीथिंग? बेसिकली हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें आपको झुक के खेलना पड़ता है। तो ओनली गेम
बाकी सारे खेलों में आप खड़े होके खेलते हैं, इतना ज्यादा झुकते नहीं, लेकिन हॉकी में आप पूरा नीचे झुक के खेलते हैं। नीचे झुकने के बाद में आप बॉल के साथ में रहते हैं जब आपके पास बॉल आती है, लेकिन आपकी नजर जो रहती है ना वो 360 डिग्री होना चाहिए। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि राइट साइड में आपका प्लेयर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आपका प्लेयर आ रहा है, पीछे कोई आपके पीछे चेस कर रहा है आपको, और सामने वो जो दुश्मन है जहां आपको गोल मारना है वो भी आपको देखना है। तो ये हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें नीचे आपकी आंखें हैं और चारों तरफ आपको देखने को, मतलब आंखें नीचे और रडार चारों तरफ। हाँ, निगाहें चारों तरफ। इसके अलावा हॉकी जो है उसमें आपके हाथ में एक वेपन होता है, एक हथियार होता है जिससे आप दूसरे वाली टीम को चोट भी पहुंचा सकते हैं। हमारे जमाने में ये हथियार थोड़ा सा यूज भी किया जाता था खेलों के अंदर, मार देते थे, लेकिन आजकल नहीं मार सकते आप। आपने यूज किया था? तो ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, उसके साथ में बहुत ज्यादा मैच करता है। उसको दिखाता है कि आप सामने वाले टीम को या सामने वाले इंसान को जीतते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए, है ना। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जो हॉकी है वो हिंदुस्तान के रग रग में, और इसीलिए हमने ओलंपिक्स में अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारे लिए बहुत फक्र की और गर्व की बात। करेक्ट सर, करेक्ट। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले वक्त में जिस तरीके से ट्रेनिंग हुआ करती थी इंडियन हॉकी टीम की, और आज जिस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, आपको लगता है कि हम लोग अप टू द मार्क कर रहे हैं इंटरनेशनल टीम्स के मुकाबले? एक समय ऐसा था कि भारत का वर्चस्व जो था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हॉकी का, वो बहुत जबरदस्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, लेकिन कुछ नियमों में बदलाव किए गए, और उन नियमों में एक ये भी था कि वहां पर एक एस्ट्रोटर्फ को लेके आए गए। एस्ट्रोटर्फ लाने के बाद में विदेशी लोगों ने कई नई स्किल्स को डेवलप किया। उसमें से एक ड्रैग फ्लिक थी। वहां पर कई बार हार और जीत का फैसला वो एक इंसान कर देता था जो वो गोल मारता था। तो हॉलैंड के पास में एक बॉलेंडर करके बहुत बड़ा प्लेयर था। पाकिस्तान के पास में सोहेल अब्बास करके था। हाँ, वो बहुत अच्छे थे। ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर्स हुए जिन्होंने अकेले अपने दम के ऊपर, वो एक स्किल के ऊपर हिंदुस्तान को जगाया। हमारे पास में भी ऐसा रहा कि हमारे पास में जुगराज सिंह आए, बहुत जबरदस्त, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना। उसके बाद में हमारे पास में संदीप सिंह आए, संदीप सिंह जो अभी हरियाणा में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो वो उनकी पीठ पे किसी पुलिस वाले की गोली चल गई गलती से, वो भी अपाहिज हो गए थे। ये बात अलग है कि वो दोबारा वापस लौट के आए। करेक्ट। लेकिन इन चीजों ने हिंदुस्तान की हॉकी को थोड़ा पीछे किया, नियम बदलाव, और इसके अलावा एस्ट्रोटर्फ की थोड़ी कमी रही। आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे शहरों में, इंक्लूडिंग मेरे शहर में, हॉकी के मैदान नहीं है, मतलब एस्ट्रोटर्फ नहीं है। तो जो भी बच्चे खेलते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बस इसीलिए हिंदुस्तान जो था वो एक समय के बाद में धीरे 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 करके पिछड़ने लगा। हॉकी इंडिया को थोड़ा सा खराब लगा। पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन था, बाद में हॉकी इंडिया की गठन हुआ, और उन्होंने कुछ फॉरेन कोचेस के साथ में प्रयोग भी किए। बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट और जो उन्होंने ट्रेनर बुलाए वो बहुत कारगर रहे। जितने भी खिलाड़ी आजकल हॉकी खेलते हैं वो बहुत तगड़े रहते, बहुत मजबूत रहते। आप उनके आर्म्स देखेंगे तो लगता है कि वो सुपर एथलीट। करेक्ट है ना। तो इसके लिए स्टेमिना, पावर, इन चीजों ने हॉकी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि यूरोपियंस हमसे ज्यादा ताकतवर थे, हमसे ज्यादा पावरफुल थे, हमसे ज्यादा स्किलफुल थे स्टॉपिंग में, पुशिंग में, तो वो थोड़ा सा आगे निकल गए। लेकिन अब हमारी टीम जो है वो सुधर गई है। हमारे पास में अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसी वजह से 41 साल के बाद में हिंदुस्तान ने पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में 40 साल के बाद में ब्रॉन्ज मेडल जीता। करेक्ट सर, मैं इस पे आगे आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ, पर मैं इससे पहले ये पूछूंगा, जैसे कि अब सारे खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही है, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा है थ्रू आउट योर करियर? मैंने
बहुत सारे प्लेयर्स को नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से देखा। मेरे कंटेम्पररीज के पहले के जो प्लेयर्स थे उसमें अशोक ध्यानचंद जी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। अशोक गोविंदा उनकी जोड़ी हुआ करती थी। करेक्ट। और वो इतने मतलब गजब के प्लेयर्स थे कि जिनकी मैं क्या तारीफ करूं। 3 एशियन गेम्स, 3 वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, और उसके बाद में 75 में जब हिंदुस्तान ने अपना पहला और आखिरी वर्ल्ड कप जीता, उस टीम में गोल जिस इंसान ने मारा वो उसके बेटे थे, जिनके नाम पे हिंदुस्तान में आज सारे स्टेडियम। करेक्ट। मेजर ध्यानचंद के बेटे उतने ही कैलिबर वाले थे, इतने गजब के, और उनको बहुत नजदीक से देखने का भी मौका मिला। कितने अच्छे इंसान। जब हम खेलने लगे तो उस समय हमें हमारे जमाने में मोहम्मद शाहिद थे, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल की जोड़ी, उधर सामने मेरविन फर्नांडिस, सैयद अली, ये लोग बहुत ग्रेट प्लेयर थे। सुरजीत सिंह बहुत अमेजिंग प्लेयर हुआ करते थे, बहुत बड़े, मतलब ये लोग बहुत बड़े प्लेयर थे, मतलब हमारे बहुत आदर्श वाले थे। मुझे याद है जब कोई टीम के साथ में मैच चल रहा था और मोहम्मद शाहिद जब ड्रिबलिंग करता था तो नीग्रोज हुआ करते थे, वो उसकी ड्रिबलिंग देख के खड़े होके हंसने लग जाते थे, है ना। They could not believe that somebody can, toss them in such a way. वो घूमते रहते थे बेचारे। तो वो हमारे जमाने का दौर रहा। उसके बाद में जब मैंने कोचिंग करना शुरू की तो मैंने धनराज पिल्ले के साथ में काम करने का मौका मिला, जुगराज के साथ में काम करने का मौका मिला, और भी बहुत सारे, दिलीप तिर्की है, आशीष बलाल है, बहुत सारे प्लेयर्स इनके साथ में खेलने का मौका मिला। और मॉडर्न जमाने में मैं धनराज को बहुत ज्यादा मानता हूँ। 4 ओलंपिक्स में उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। हाँ, 16 को। और बहुत अच्छे प्लेयर है, मतलब हॉकी का एक जमाने में बहुत अच्छा क्रेज, मुझे अच्छे से याद है। इतना माहौल, हर जगह आप देखो तो बस लोग अपने बच्चों को हॉकी खिलाना चाहते थे, उनको अशोक और गोविंदा बनाना चाहते थे। और ऐसा ही एक माहौल उस समय आया जब 2007 में हमारी मूवी चक दे इंडिया आई। करेक्ट। यस सर, मैं भी ये बोलना चाहूंगा हॉकी के ऊपर, क्योंकि मैंने भी जब मैं छोटा था तो उस वक्त 2 नाम थे जो कि बहुत सुर्खियों में थे। क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर, और हॉकी की बात करेंगे तो हमारे धनराज पिल्ले। ये दोनों ने अपने खेल से जो पूरे इंडिया का नाम ऊपर लेके गए, तो इन लोगों ने अपने खेल से जिस तरीके से इंडिया को उस शिखर तक पहुंचाया, मतलब इसकी जितना कहीं उतना कम है। स्पेशली धनराज पिल्ले, मतलब बीइंग अ स्पोर्ट, मतलब वो उस टाइम पे इस तरीके का अपना प्रदर्शन दे रहे थे स्पोर्ट्स में। तो सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप उस दौर में हॉकी खेलते थे जिस वक्त क्रिकेट और हॉकी दोनों की लगभग एक ही लेवल पे थे ये, पॉपुलैरिटी। अचानक ये क्या हो गया? मतलब पॉपुलैरिटी वाइज अगर देखा जाए तो क्रिकेट आगे क्यों चला गया? कहीं ना कहीं हमराज, मुझे लगता है कि हॉकी के साथ में थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है, उसकी उपेक्षा हुई है। और जो लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के खेलों को आगे बढ़ाने की बागडोर थी, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने बहुत अच्छा माहौल था, खेलों का माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं जब 83 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में क्रिकेट में जिस तरीके से लोगों का रुझान पैदा हुआ, जिस तरीके से पैसा आया, तो पूरा देश जो था वो एक तरह से क्रिकेट प्रधान देश हो गया। मतलब एवरीबॉडी यूज्ड टू लव क्रिकेट। तो सारे के सारे जो नेता थे, जो लोग थे, स्पॉन्सर थे, उनका झुकाव जो था वो कंप्लीटली खेलों की तरफ, क्रिकेट की तरफ चला गया, और हॉकी को उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं कहता हूँ हॉकी नहीं, दूसरे सभी खेलों को कंप्लीटली इग्नोर किया। वर्ल्ड कप होता है, 200 टीमें फुटबॉल में की उसमें हिस्सा लेती हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप बोलते हैं उसको। 200 टीमें, और उसमें छोटे छोटे मुल्कों की टीम हिस्सा लेती। क्रोएशिया, जिसकी आबादी कुछ 50 लाख है, वो फाइनल खेली। मतलब एक ऐसा मुल्क कितना ध्यान देता है अपने खेलों के प्रति, और वहां
200 टीमों में हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम का नाम नहीं, हिंदुस्तान की टीम का नाम नहीं। और ये फुटबॉल है, हॉकी है, टीम गेम्स हैं, सारे के सारे और भी हैं, बास्केटबॉल है दूसरे खेल। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लेक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स हुई है। और उसका नतीजा जो है वो बहुत बुरी तरह से हम लोगों ने झेला। बाद में एक मेरे स्टूडेंट ही है वो, दिलीप तिर्की, जिसने कम से कम 400 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भारत के लिए खेले, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया उड़ीसा की तरफ से। मुझे लगता है कि उन्हीं के प्रयास रहे कि नवीन पटनायक जी ने 200 करोड़ रुपया हॉकी के अंदर पंप इन किया, हॉकी को स्पॉन्सर किया। आप देखते हैं उड़ीसा की जर्सी। और एक नई सांस मिली भारतीय हॉकी को, एक नई ब्रेथ, उसको थोड़ा सा उसकी जो बुझ गई थी ना, उसको एक नई दिशा मिली। उनके पास में पैसा आया तो उन्होंने उसको अच्छे तरीके से कोचेस वगैरह लगा के अच्छे तरीके से कम जो टॉप के जो टीमें थी, जो हमारे टॉप के जो 40-50 लोग थे, उनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और बहुत सारे लोग उड़ीसा के वहां से हॉकी में निकले भी, अमित रोहिदास, दूसरे लोग भी, वो लोग भी वहां से खेले। जिस बार अभी ओलंपिक्स में जीतने के बाद में वो लोग लौटे तो 2.5 करोड़ रुपया उनको मिला। उनको डीएसपी की नौकरी बनाई। अभी 21 साल में अगर वो डीएसपी बने हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर जाके रिटायर होंगे। और वो एक इंस्पिरेशन बनेंगे उन खिलाड़ियों के लिए जो हॉकी खेलना चाहते हैं। ये जो है एक सीएम ने किया। मैं चाहता हूं कि हर एक जगह पर इस तरीके से प्रमोशन होना चाहिए। खेलों के प्रति लोगों का रुझान तब बढ़ेगा जब खेलों में ग्लैमर और पैसा आए, दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तो यकीन मानना जितने भी प्रयास किए जाएंगे वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो ये था हमारे वेटरन हॉकी प्लेयर द लेजेंड मीर रंजन नेगी के इस एपिसोड का पहला भाग। और अगले भाग में हम जानेंगे कि मीर रंजन नेगी के साथ गद्दार शब्द क्यों जुड़ गया। आप सुन रहे थे नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट, मेरे यानी हमराज बोराई के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। Oh, he's good and what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean bowled, was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind and he's given it back. अरे बंद कर रही है। It's not a cricket podcast.